नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज के वीडियो के अंतर्गत हमारा टॉपिक है महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवाने का तरीका क्या है, उसके बारे में आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं चर्चा करूंगा। जब कोई इन्फॉर्मेंट महिला हो और विक्टिम कोई भी हो, महिला हो या पुरुष, उस स्थिति में एफआईआर किस प्रकार दर्ज होगा, वह साथ ही मैं ये बताऊंगा कि जब एसिड अटैक जैसे 326A है, 326B है, ऐसी स्थिति में एफआईआर किस प्रकार दर्ज किया जाएगा। जब भी किसी महिला के साथ में कोई अत्याचार होता है, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट है आदि, ऐसे मामलों में एफआईआर किस तरीके से दर्ज करवाई जाती है। ऐसे ही लगभग आईपीसी के अंतर्गत 18 के आसपास धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत एफआईआर जो महिलाओं से संबंधित प्रावधान है उसके बारे में बताती है। उनके अंतर्गत एफआईआर किस प्रकार से दर्ज करवाई जाएगी, इसके बारे में मैं आज की इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करूँ। स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो सर्वप्रथम यह प्रावधान है कि उन मामलों में या धाराओं के अंतर्गत जब एफआईआर है वह किसी महिला अधिकारी के समक्ष ही की जाएगी। यदि कोई महिला अधिकारी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में वह थानाधिकारी है वह एसपी को फोन करेगा, वह संबंधित पुलिस लाइन या जहाँ पर भी जो भी महिला पदाधिकारी है उसे वहाँ पर भेजेगा। और यदि कभी कभार ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि एसपी भी मना कर दे कि हमारे यहाँ पास में कोई महिला पदाधिकारी नहीं है, ऐसी स्थिति नॉर्मली आती नहीं है, लेकिन कभी कभार आ जाए तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो थानाधिकारी है वह लिखित में कारण बताएगा कि इस कारण की वजह से पुलिस अधिकारी द्वारा यह एफआईआर। दूसरा प्रावधान यह है कि जब भी किसी एसिड अटैक या रेप से पीड़ित से संबंधित मामला होता है, ऐसी स्थिति में एफआईआर घर पर ही दर्ज किए जाने का प्रावधान है। और जो भी मामले की से संबंधित प्रोसीडिंग होगी उसकी पूरी वीडियोग्राफी के अंतर्गत ये पूरी वीडियोग्राफी होगी उस मामले से संबंधित। और यदि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कोई महिला जिसके साथ में कोई अत्याचार होता है वह एक्सप्लेन करने में असमर्थ है, तब किसी मध्यस्थ को दिया जाएगा और वह बताएगा, जो वह महिला इशारों के द्वारा जो कहना चाहती है वह उसका इंटरप्रिटेशन किया जाए। तो महिलाओं के संबंधित होने वाले अत्याचारों के अंतर्गत आईपीसी के 18 सेक्शनों के बारे में अब चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत जो पूर्व में बताए गए प्रोविजन हैं वह लागू होते हैं। सर्वप्रथम आता है 326A, यह जिसमें किसी महिला व्यक्ति द्वारा किसी महिला पर एसिड फेंका जाता है, उसके संबंध में भी जो पूर्व में प्रोविजन बताए गए हैं वह लागू होते हैं। 326B, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर एसिड फेंकने का प्रयास करता है उससे संबंधित भी प्रावधान इसमें लागू हो, उस स्थिति में भी यह प्रावधान लागू होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 354 के बारे में बात करते हैं। यह भी बताता है किसी महिला की लज्जा भंग से संबंधित अपराध के बारे में। यदि इस अपराध के अंतर्गत भी पूर्व में बताए गए प्रोविजन लागू होते हैं। 354A, जो किसी महिला, यह प्रावधान 354C के अंतर्गत भी लागू होंगे, या धारा 354D हो या फिर 367 के अंतर्गत भी यह प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही 376A, जिसमें मृत्यु स्थिति में पहुंचा दिया जाता है, उस स्थिति में भी यह प्रावधान लागू होते हैं। साथ में 376A, जिसमें 12 साल से कम उम्र की महिलाओं के साथ में भी जो अत्याचार होते हैं उससे संबंधित भी यह प्रावधान लागू होते हैं। यह प्रोविजन 376A व 376B के अंतर्गत भी यह प्रोविजन लागू होते हैं। साथ ही 376A, जिसमें भी यह कंडीशन लागू होती है। 376B, जिसमें कोई महिला है जो अपने पति से सेपरेट रह रही है और उसके साथ में यह दुर्घटना हो जाती है, तब भी ये प्रोविजन लागू होते हैं। 376C के अंतर्गत भी मतलब कोई महिला है जो अपने किसी सीनियर कर्मचारी के अंतर्गत काम करती है और उसके साथ में इस प्रकार की घटनाएं घट जाती है, तब भी हिनस क्राइम से रिलेटेड तब भी ये धाराएं लागू होती है। 376D के अंतर्गत भी यह धाराएं लागू होती है। 376E के अंतर्गत भी यह धाराएं लागू होती है। और 509, जिसके अंतर्गत कोई महिला को अश्लील करता है, उसके अंतर्गत भी यह धाराएं वो पूर्व में बताए गए प्रोविजन हैं वो लागू होते हैं। धन्यवाद।